आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों जो है उनका एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक अगर देखा जाए तो कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के उड़ान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेन एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम ज़िले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का भी घर ध्वस्त किया। कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर ध्वस्त किया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपियां में छोटीपोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगांव ज़िले के काइमो इलाके में ठोकरापोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे। तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के ट्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने की संभावना जताई गई है। वहीं यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का भी आग्रह किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 2025 और 26 अप्रैल की अगर यहाँ बात की जाए खासतौर से 25-26 अप्रैल की, तो रात में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले बीते गुरुवार और शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की गई। सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी आ रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं किया जा रहा है। 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल और इंदौर में आज आधे दिन के लिए बाजार बंद है। भोपाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। वहीं इंदौर में कांग्रेस ने दोपहर 2 बजे तक का बंद रखने की अपील की है। इस बंद का उद्देश्य आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना और हमले का विरोध करना है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हुई हत्या के बाद बिहार सहित पूरे देश में आक्रोश है। हर राज्य में आम लोगों से लेकर सभी राजनीतिक हस्तियां अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन के नेताओं द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां, वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी समेत कई नेता इस मार्च में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, डीडी न्यूज़, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के करेगुट्टा नरपल्ली के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में पिछले 80 घंटे से मुठभेड़ जारी है। आज ऑपरेशन का 5वां दिन है। दरअसल इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हज़ार जवानों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि साल भर चुनाव होते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं। इससे विकास कार्य थम जाते हैं। हर महीने आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू किया था। अब समय आ गया है कि हम सभी उनके इस सपने को साकार करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में शहरी और बिजली क्षेत्र में चल रही प्रस्तावित विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की 6ठी बैठक 24 और 25 अप्रैल को थिम्पू में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व CBIC के विशेष सचिव और सदस्य सुरजीत भुजबल ने किया और भूटान से DRC के महानिदेशक सोनम जाम्तशो ने किया। वार्ता का उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पारगमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और आधुनिकीकरण के साथ साथ माल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 17 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आकलन के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के अनुसार $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 2022 और 23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% पर है। गांव और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब ये अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू होगी। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल रोम पहुंची और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता भी शामिल होंगे। ताबूत को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। इनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। अंतिम संस्कार से पहले निजी अनुष्ठान में पोप फ्रांसिस के ताबूत को आधिकारिक तौर पर सील किया गया। एक निजी औपचारिक अनुष्ठान में कार्डिनल केविन फेरेल की अध्यक्षता में पोप फ्रांसिस के ताबूत को सील कर दिया गया। उनके चेहरे को उनके लंबे समय के समारोह के मास्टर बिशप डिएगो रवेली ने ढका और कार्डिनल केविन फेरेल ने पवित्र जल से शरीर पर उसको छिड़का। ओमान में आज अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ वार्ता करेंगे। नवीनतम बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शामिल होगी। इससे पहले भी दोनों देश न्यूक्लियर डील पर सकारात्मक बातचीत कर चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने चेतावनी दी है अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहता है तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, जिस पर ईरान ने कहा था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं है और उनके पास बातचीत का स्पेस है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्ति के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत और बैठकों का एक अच्छा दिन रहा। दोनों पक्षों को अब इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक पर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए मॉस्को में उनके दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद आई है। हालांकि यूक्रेन इस वार्ता का हिस्सा नहीं था। रोम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संभावित सौदे के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को होने वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने 8 में से 5 मैच जीते हैं और के खाते में 10 अंक हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 में से 3 मैच जीते हैं और उनके खाते में 6 अंक हैं। कोबे ब्रायंट द्वारा 1996 में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए डेब्यू के वक्त पहनी गई जर्सी 7 मिलियन पाउंड में नीलाम हुई।
ये इतिहास में सबसे महंगी बिकी स्पोर्ट्स जर्सी की सूची में चौथे स्थान पर है। 5 बार के NBA चैंपियन ब्रायंट का 41 वर्ष की आयु में जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ देने वाली लोक लुभावन योजनाएं आपकी जमा पूंजी को खाली कर सकती हैं। साइबर ठगी के नए तरीके पिंग बुशरिंग स्कैम के तहत धोखेबाज आपसे पहले गहरी दोस्ती करते हैं, आपका विश्वास जीतकर फिर आकर्षक निवेश से बड़े मुनाफे के सपने दिखाते हैं और फिर आपकी गाढ़ी कमाई को लेकर गायब हो जाते हैं। उनको एज अ पिग की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले उनको एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करके फेक प्रॉफिट पहले थोड़ा देके स्मॉल अमाउंट्स पिग को फ्लैटर किया जाता है। फिर जब पिग फैट हो जाता है उसके बाद उसके साथ ज़्यादा पैसा उनसे लेके उनको बुचर किया जाता है, तो उसको पिग बुचरिंग इसीलिए बोलते हैं। ये यूजुअली सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा होता है। अभी जो लेटेस्ट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ का डीप फेक बना के या उनका फेक अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कोई अच्छे पॉलिटिशियन हो, जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स है, पॉपुलर बिजनेस लोग हैं, उनका ही फेक अकाउंट बनाएंगे और उनके द्वारा संपर्क करते हैं और उससे मैसेजेस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने का बोलते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफर जो अविश्वसनीय लाभ देने का दावा करता है वो धोखा हो सकता है, इसलिए किसी की बातों में ना आए, सावधान रहें और हमेशा जांच पड़ताल करके ही किसी भी निवेश का फैसला लें। पिंग बुशरिंग स्कैम से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात पिग बुचरिंग स्कैम की। बताएंगे आपको कैसे निवेश के अलग अलग माध्यमों से आपका पैसा ठगते हैं ये साइबर अपराधी। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिग बुचरिंग आता है। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है, तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है। तो आज रात ठीक 9 बजे देखना ना भूलें साइबर अलर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।